हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2023 में जो कल आपका एग्जाम हुआ था, जो 3 मार्च को एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का। इसके पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, जब 2022 में एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पे VBSPU में जो था क्वेश्चन पेपर वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। आपको 75 क्वेश्चंस दिए गए थे और वहां पे आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से वहां का पेपर पैटर्न था। लेकिन इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर था वो सब्जेक्टिव मोड में था। आपको 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने थे, बट उनका जो है उनका जो अरेंजमेंट था, नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके से था। तो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको जो है कि 10 क्वेश्चन दिए गए थे। हम लोग देखते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न था। यहाँ पे जो है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको सारे क्वेश्चंस को जो है कि अटेम्प्ट करना था और ईच क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिलने वाले थे, ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाले थे। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट था। और आपको हर क्वेश्चन के लिए जो है 50 जो वर्ड्स है वो आपका लिमिटेड वर्ड्स था कि 50 वर्ड में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में सबसे पहले आपको पूछा है आर्की बैक्टीरिया क्या है, व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया ये आपकी यूनिट जो सेकंड है वहां से लिया गया क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जब हमने माइक्रोबियल वर्ल्ड पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब 3 डोमेन सिस्टम की बात हुई थी तो हमारे पास बैक्टीरिया था, यूकैरिया था और हमारे पास मतलब बैक्टीरिया था, आर्किया था और क्या था, यूकैरिया था। तो यूकैरिया में क्या थे, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मैं आपको एक बार दिखाती हूं कि 3 डोमेन सिस्टम जो हमने पढ़ा था, यहां पे क्या हमने पढ़ा था, 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 3 ग्रुप थे जिनका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA और 18S rRNA की बेस पे हुआ था। 16S rRNA में हमारे पास क्या था, एक हमारे पास यू बैक्टीरिया था और नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, यूकैरिया था। सॉरी, पहले हम यू आर्किया लिखते हैं या फिर बस आर्किया लिख लो, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, यूकैरिया था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या थे, 3 डोमेन्स थे। पहले में हमने बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया थे उनको रखा था, दूसरे में हमने आर्की बैक्टीरिया को रखा था और लास्ट में हमने यू बैक्टीरिया को रखा था। तो आर्की बैक्टीरिया क्या थे, ये बहुत ज्यादा जैसे मिथेनोजेंस वगैरह जो आपने एग्जाम्पल पढ़े थे, वो सारे जो बैक्टीरिया थे आर्की बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है एज कंपेयर टू अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ये मोस्टली एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये जो है बहुत जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई है या टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, मतलब एडवर्स कंडीशन में आसानी से रह सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या था, इनक्यूबेटर्स किसे कहते हैं। जब आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी जहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे एक हमने चीजें पढ़ी थी जो कि हेल्प करती थी स्टरलाइजेशन में। स्टरलाइजेशन मतलब कि माइक्रोब से फ्री करने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट में जैसे हमने ऑटोक्लेव पढ़ा था, हमने लैमिनार एयर फ्लो पढ़ा था, इस तरीके से हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। तो इनक्यूबेटर्स क्या होता है, आपने अपने कॉलेज की लैबोरेटरी में देखा होगा कि आपको एक छोटा सा फ्रिज जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसमें प्रॉपर जो है गेट लगे होते हैं, उसमें रैक्स होते हैं जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रख के मतलब कि इनक्यूबेट करते हैं, उसको स्लाइस करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इनक्यूबेटर कहते हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट में क्या है, बैच कल्चर क्या है, ये आपके यूनिट नंबर 2 का लिया गया क्वेश्चन है। हमने वहां पे देखा था जब हमने माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़े थे, माइक्रोबियल ग्रोथ में जो कल्चरिंग होती थी उसके 3 मेथड थे, बैच कल्चर, फेड कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। तो ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, बैच कल्चर, फेड कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। तो व्हाट इज द बैच कल्चर। बैच कल्चर क्या था कि बैच कल्चर में क्या था कि आप एक बार चीजों को डालते थे। बैच कल्चर क्या था कि आपने जो कल्चर मीडिया बनाई है, मान लीजिए इस तरीके से आपने क्या किया है, कल्चर मीडिया बनाया है, इस तरीके से कल्चर मीडिया बनाया है। इसमें आपने जब फर्मेंटेशन किया या फिर आपने जब भी ग्रोथ कराया बैक्टीरिया की, तो आपने एक बार न्यूट्रिएंट डाला, एक बार बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया और प्रॉपर उसको रख दिया। जब आपका रिजल्ट जो आपने टाइम फिक्स किया था कितने टाइम बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, तो उस टाइम के बाद आपने उसको उठाया और उससे अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया, तो ये कहलाता है बैच कल्चर। फेड कल्चर का मतलब
और जो कंटिन्यूअस कल्चर जो है वो अलग अलग होते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में आप जो है लगातार चीज़ों को डालते रहते हैं और लगातार आपके प्रोडक्ट आपको मिलता रहता है। फेड कल्चर इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये कल्चरिंग के बारे में हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, वहां से बैच कल्चर पूछा गया, तो ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द लैम्डा फेज, व्हाट इज द लैम्डा फेज, ये भी आपका सेकंड यूनिट का ही क्वेश्चन है, जहां पे हमने वायरसेस पढ़े थे। तो वायरसेस में हमने बैक्टीरियो फेज पढ़ा था, लैम्डा फेज पढ़ा था। तो लैम्डा फेज क्या होते हैं, किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, लैम्डा 4 फेज, ये सारे जो लैम्डा फेजेस होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि जब हमने वायरस पढ़ा था तो हमने 3 चीजों को काफी बार डिफरेंशिएट किया था, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। तो इन तीनों से क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए कि व्हाट इज वायरस, व्हाट इज वायरॉइड्स एंड व्हाट इज प्रियॉन्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का, तो लिख लेते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो वायरसेस क्या है, वायरसेस के पास क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, वायरसेस हैव प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो, न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो, मतलब इनकी बॉडी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है, इसको वायरस कहते हैं। वायरॉइड्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और वहीं प्रियॉन्स के केस में ओनली प्रोटीन्स विल प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहलाता है प्रियॉन्स, ठीक है। और तीनों जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तीनों जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि जब ये अपने होस्ट के अंदर रहते हैं तभी इनके अंदर रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं, अदरवाइज ये जो है कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये था वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। अगर किसी यूनिवर्सिटी में वायरस पूछा है तो कहीं में वायरॉइड्स पूछ सकता है, वायरॉइड्स पूछा तो कहीं पे प्रियॉन्स पूछ सकता है। आपको याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया था, आइवानोवस्की ने इसकी डिस्कवरी की थी। वायरॉइड्स के बारे में टीओ डाइनर ने बताया था और जो है प्रिस्टले ने जो है कि इसके बारे में बताया था, प्रियॉन्स के बारे में। तो ये हो गया प्रियॉन्स के बारे में। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो है वो हर यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है कि जब हमने पढ़ा था साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, जब हमने क्या पढ़ा था, साइनोफाइसी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था, तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो है कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से फिलामेंटस, इनका जो है थैलस होता है। इनकी फिलामेंटस थैलस में कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, कुछ सेल क्या होती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। और ये सेल जो क्या करती हैं, इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। तो ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसके फिक्सेशन में हेल्प कौन करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यही जो है इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को केमिकल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका काम है। अब दिक्कत क्या है कि ये नाइट्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में काम करता है, मतलब कि एनएरोबिक तरीके से काम करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट या कह सकते हैं कि एनएरोबिकली काम करता है, एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है। तो एनएरोबिक कंडीशन में काम करने का मतलब क्या कि ये ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ये जो है कि इसका फंक्शन नहीं हो पाएगा, इतना समझ सकते कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो अपने चारों तरफ ऐसे कवरिंग बना लेते हैं और इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, क्या पता है, लेग हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अगर मान लो आता भी है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजनस तक उसको नहीं पहुंचने देता। ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब आपके जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन जो हेटेरोसिस्ट की सेल्स होती हैं इनमें आपका फोटोसिस्टम 2 नहीं प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट। फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट का मतलब क्या कि जब अगर आपने फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो क्या करता है, वो वाटर की स्प्लिटिंग करता है, वाटर को ब्रेक करता है। तो वाटर को ब्रेक करने के बाद क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 जो है एब्सेंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अगार।
अगार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा अगार किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में अगार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगार क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि हमको मिलता है कहां से? रेड एल्गा से। रेड एल्गा का इन सेंस ऑफ रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के मेंबर से हमको अगार ऑब्टेन होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। मेनली अगर मेंबर का नाम पूछे कि किससे अगार ऑब्टेन होता है तो जिलेडियम और ग्रेसिलेडिया से मोस्टली हमने अगार ऑब्टेन करना था। अगार क्या यूज में आता है? जब भी हम माइक्रोबियल कल्चर करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ कराते हैं, तो एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम या एज ए सबस्ट्रेट मीडियम हम किसका यूज करते हैं? अगार का यूज करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अगार जो है ये क्या करते हैं? इनका यूज हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह प्रोसेस में भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू जो हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि बैंड्स वगैरह कहां बन रहे हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट द अगार। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है सिनजोस्पोर्स। सिनजोस्पोर्स क्या होते हैं? जब हमने एल्गी पढ़ा था तो एल्गी में हमने स्पोर्स पढ़े थे। स्पोर्स में हमने जूस्पोर्स पढ़ा था, प्लानोस्पोर्स पढ़ा था, हिप्नोस्पोर्स पढ़ा था, एकाइनिट्स पढ़ा था, एक्सोस्पोर्स पढ़ा था, टेट्रास्पोर्स पढ़ा था, एंडोस्पोर्स पढ़ा था। इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप के स्पोर्स पढ़े थे। तो सिनजोस्पोर्स क्या होता है? जब सेम टाइप के जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो फर्टिलाइज मतलब कि फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। देन दिस टाइप ऑफ द जो स्पोर्स होते हैं, जो सेम टाइप के दो स्पोर्स जिसमें दोनों मोटाइल हो, ऐसी टाइप के जब स्पोर्स फ्यूज करते हैं उसको सिनजोस्पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का फंगस है जो कि मेंबर किसका है? बेसिडियोमाइसिटीज का है। एगेरिकस वगैरह जो है, जो मशरूम जो है वो फंगस है और बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। जो हम लोग पार्ट इसका खाते हैं, जो हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, वो उसकी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है। और उसका जो लाइफ का अदर फेजेस होते हैं वो माइसीलियम के फॉर्म में मतलब कि वो माइसीलियम के फॉर्म में ग्रो करता है। ये डार्क प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करता है, डार्क प्लेस होना चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। तो ये सारे कुछ मशरूम के बारे में चीजें थी जो कि आपको यहाँ पे रिच इन जो है कि क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में रिच होता है, विटामिन में रिच होता है, प्रोटीन का अच्छा कंटेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है फूड का हमारे लिए और इजिली ग्रो भी आता है, ज्यादा एरिया भी इसको नहीं लगता है। नेक्स्ट में क्या है? ईटियोलॉजी आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आया है आपके जो है कि प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पोर्शन है, यूनिट नंबर 6 और यूनिट 7 से। तो वहां पे ईटियोलॉजी क्या होती है कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं ईटियोलॉजी। जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, मान लो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो रहा है, टोबैको मोजैक हो रहा है और उसके बाद कुकुम्बर मोजैक हो रहा है, तो ये सारे जो डिजीज हो रहे हैं इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में जब स्टडी करते हैं इट्स कॉल्ड ईटियोलॉजी। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के, आपको 20 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो गया। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था, अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी तो आपको एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 वर्ड में लिखना है उसको, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स गिवन है, जो कि नॉर्मल पेपर पैटर्न लगभग हर यूनिवर्सिटी का था, वही यहाँ पे भी है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर ऑटोक्लेव एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव क्या है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। किस टाइप का स्टरलाइजेशन करते हैं? वेट स्टरलाइजेशन करते हैं, चीजों को वेट फॉर्म में स्लाइस करते हैं। तो ये वेट स्टरलाइजेशन हो गया। और नेक्स्ट में क्या है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम उसमें इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, क्या उसमें रखने का प्रोसीजर होता है, कैसे हम टेम्परेचर सेट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करा था, जो कि हमने कंप्लीटली फर्स्ट यूनिट जो आपकी टेक्निक्स वाली इंस्ट्रूमेंट वाली थी वहां पे हमने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव द जनरल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस। वायरसेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। हमने ये बहुत बार किया है, जब टॉपिक था तो भी किया है, जब टॉपिक नहीं था उससे रिलेटेड कोई बातें होती थी तो भी वहां पे हमने ये सारी चीजें की हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में मतलब कि ये किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, विच कैरेक्टर डिस्क्राइब एज अ लिविंग एंड विच कैरेक्टर डिस्क्राइब एज अ नॉन लिविंग। तो लिविंग की तरह क्या कौन के कैरेक्टर लिविंग की तरह दिखते हैं, कौन से कैरेक्टर जो है नॉन लिविंग की तरह दिखते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना था। नेक्स्ट में क्या है? डिस्क्राइब द बैक्टीरियोफेज, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द T4 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो सारे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं, ईटर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे T4 बैक्टीरियोफेज जो स्पेशल टाइप का जो T4 बैक्टीरियोफेज है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि उसके क्या क्या मतलब कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसा उसका फंक्शन होता है, कैसे रेप्लिकेशन करता है, कंप्लीट थिंग्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट में क्या? डिस्क्राइब द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है एल्गा के अंदर, क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वहां पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर। कभी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तो एक सिंगल पेरेंट से मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किसमें? न्यू यंग वंस के फॉर्मेशन में। और क्या है कि ये मतलब कि फास्ट प्रोसेस है, इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के जो सिंथेसिस होती है वो लार्ज होती है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स का फ्यूजन नहीं होता बट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स विल बी अकर्स। तो स्पोर्स कौन कौन से बनते हैं? जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स, उसके बाद ऑक्सोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म इन द एल्गा एंड दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड द फॉर्म अ न्यू थैलस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी थी। कंप्लीटली हमने अलग अलग वीडियो बनाई थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा, तो उसके बारे में आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम जो है ये भी एक प्रकार का एल्गा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। देखिए आपको एल्गी अगर पढ़नी है, अगर आपको सारी एल्गी नहीं पढ़नी है तो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको कारा पढ़ना है, आपको एल्गी में ऊडोगोनियम पढ़ना है, आपको एल्गी में वॉल्वॉक्स पढ़ना है और इक्टोकार्पस भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो एल्गी है ये मोस्ट नॉन स्टॉक, ये जो सारे एल्गी हैं ये आपको बार बार पूछे जाते हैं। और रेड एल्गी से आप पॉलीसाइफोनिया पढ़ सकते हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आपका कौन कौन सा है? आपको वॉल्वॉक्स पढ़ना है, पढ़ना तो सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, वॉल्वॉक्स पढ़ना है, पॉलीसाइफोनिया पढ़ना है, ओइडोगोनियम पढ़ना है, ओइडोगोनियम पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या? आप इक्टोकार्पस पढ़ सकते हैं। इक्टोकार्पस में जो उनका आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में आपका क्या हो गया? नॉन स्टॉक। ये तो मेंबर आपको जरूर करके जाना है, इससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं मेंबर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऊडोगोनियम का स्पेशल फीचर्स क्या है कि इनके अंदर मैकरेंडस और नैनेंडस कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि उनके मेल गैमेट्स किस प्रकार से है, मेल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है उस हिसाब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में क्या है? व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर और इसके सिग्निफिकेंस आपको बताने हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? जो फर्टिलाइजर बायोलॉजिकल ओरिजिन से ऑब्टेन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं शॉर्ट में, कहीं लॉन्ग में, कहीं टिप्पणी के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं कि व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर वो सारे फर्टिलाइजर जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन की है, जिनके यूज से हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर के डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, कभी हम एल्गा का यूज करते हैं, कभी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो ये सब का यूज हम लोग बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में करते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने जब भी बायो फर्टिलाइजर बताया तो मैंने हमेशा ये कहा है कि बायो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर से अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ना कि जो चीजें प्लांट को चाहिए तो सिर्फ उसको प्रोवाइड करते हैं। वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हैं कि ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? आपको पेनिसिलियम पढ़ना है। अगर आप फंगस पढ़े तो आपको पेनिसिलियम, एगैरिकस, पक्सीनिया, ईस्ट, ये सारे मेंबर्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। तो पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट में क्या है? कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ना है और डिफाइन द डिजीज। डिजीज क्या होता है? जब इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब होती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है, तो वो स्टेज कहलाती है डिजीज। डिजीज होने के बाद जो कोच ने अपना पोस्टुलेट दिया था कि क्या क्या कैसे डिजीज ट्रांसफर होती है, इसके बारे में मैंने जब भी पीवाई को डिस्कस किया, जब भी क्वेश्चन है तो मैंने डिटेल में बताया है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। कुछ पोस्टुलेट्स आपने भी पढ़ा होगा कि उन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए थे जो कि डिस्क्राइब करता है कि किसी पैथोजन की वजह से ही क्या वो डिजीज हो रहा है। तो इसके बारे में हमको वहां आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी आता है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, आपका 20 मार्क्स था, ये सेक्शन सी था। और आपको जो क्वेश्चन का आंसर था वो 500 वर्ड्स में देना था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? डिफाइन माइक्रोस्कोपी, डिस्कस द स्टेनिंग टेक्निक्स। आपको माइक्रोस्कोपी बताना था कि माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, तो उस माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देना था, उसके थोड़े बहुत प्रिंसिपल आप बता सकते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग में लिखना है। उसके बाद आपको स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है कि किस तरीके से हम चीजों को स्टेन करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग, तो वो आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट में क्या? डिस्क्राइब द डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। आपको क्या करना है? बैक्टीरियल सेल का विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन या कह सकते हैं सुटेबल जो है कि आपको डायग्राम बनाना था किसका? बैक्टीरियल सेल का, और इसके बारे में चीजों को एक्सप्लेन भी करना था। सचित्र वर्णन मतलब कि विद द फिगर आपको जो है चीजों को एक्सप्लेन करना था कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया। मतलब हमारी VBSPU जो यूनिवर्सिटी थी उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। डिस्क्राइब द माइकोराइजा, गिव देयर सिग्निफिकेंस। माइकोराइजा क्या है? यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। माइकोराइजा क्या होता है? ये क्या होता है? हायर प्लांट्स की जो रूट होती है और जो फंगस होते हैं इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, माइकोराइजा कहलाता है। तो माइकोराइजा का जो एसोसिएशन था वो 2 टाइप का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है कि चीजें जो है वो बाहर से जो फंगस होते हैं वो बाहर से रूट पे डिपेंडेंट होते हैं। इंडो में क्या करते हैं? वो इंट्रासेलुलर स्पेस में भी मतलब कि इंट्रा जो सेलुलर स्पेस होता है, इंट्रा जो सेलुलर जगह होती है सेल के अंदर भी उसके जो है कि फंगस
फंगस के जो हाइफी है वो इंटर कर जाते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना था, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसमें क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, आपको वो चीजें यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइफ साइकिल आपको बताना है कि इसका व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी का, और सजेस्ट करना है इनके कंट्रोल मेजर को। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी जो डिजीज होता है इसके बारे में आपको बताना था, और जो है कि ये किस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसका लाइफ साइकिल मतलब पूरा डिजीज साइकिल क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट में तो ये क्वेश्चन आपका 13 हो गया। इस तरीके से आपने VBSPU का क्वेश्चन पेपर देखा जो कि 2022-23 का था। मैं आपको एक बार स्लाइड ओपन करके दिखा देती हूँ। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ये फर्स्ट स्लाइड्स थी और यहाँ पे इसका कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देख लीजिए ये शॉर्ट वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये जो है ये सेक्शन बी का स्टार्टिंग है। सेक्शन बी के स्टार्टिंग के साथ ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को हमेशा लिख लिया करिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले आपको उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ताकि आप जब बाद में पढ़ते हो तो आपको पता चले कि कौन से एरिया ऑफ यूनिट से, एरिया के किस यूनिट से, सॉरी यूनिट के किस एरिया से आपके मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया 30 क्वेश्चन और ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट। तो VBSPU का ये क्वेश्चन पेपर था। आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा मतलब समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, बहुत कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, तो आप लोग का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम यहाँ से वीडियोज देखने के बाद हो रहे हैं, आपको इन क्वेश्चन पेपर से थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो आप भी अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप कहीं पर भी हमको सेंड कर देंगे, ताकि हम और भी PYQs लोगों के साथ डिस्कस कर सके, ताकि उनको भी अपने एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।